हेलो एवरीवन, आप सभी को आज के इस हिंदी के पाठ योजना में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस पाठ योजना में हम देखेंगे हिंदी विषय की पाठ योजना और उप विषय है व्याकरण। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का पाठ योजना। तो सबसे ऊपर आप देख सकते हैं हिंदी विषय की पाठ योजना संख्या 44 लिखी हुई है। यहाँ पर आपको पाठ योजना संख्या लिखनी होती है। जितनी भी संख्या आपके पाठ योजना की होगी उसके बाद विद्यालय का नाम लिखेंगे। आप जिस विद्यालय में पढ़ाने के लिए जाएंगे उस विद्यालय का नाम यहाँ पर मेंशन करेंगे। उसके बाद छात्राध्यापक अथवा छात्राध्यापिका का नाम लिखेंगे। यदि आप पुरुष हैं तो छात्राध्यापक का नाम लिखेंगे और यदि आप महिला हैं तो छात्राध्यापिका का नाम लिखेंगे। उसके बाद कालांश मेंशन करेंगे। कालांश यानी कि पीरियड। आप जिस भी विद्यालय में पढ़ाने के लिए जाएंगे उस विद्यालय का नाम यहाँ पर मेंशन करेंगे। उसके बाद है कक्षा। कक्षा है 7। विषय है हिंदी। प्रकरण है तो आज का प्रकरण है वचन। उसके बाद है अवधि। अवधि है 45 मिनट। किसी किसी विद्यालय में 35 मिनट या 40 मिनट भी होता है, तो आप अपने विद्यालय के हिसाब से देख लीजिएगा। उसके बाद दिनांक मेंशन करेंगे। यहाँ पर दिनांक इसलिए लिखा जाता है क्योंकि जो भी आपका एग्जामिनर फाइल चेक करता है तो उन्हें पता चलता है कि आप किस विषय को किस दिन पढ़ाने के लिए गए थे। तो फ्रेंड्स, ऐसे बहुत सारी वीडियो पाने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप किसी विषय का लेसन प्लान चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। और इस विषय के अलावा यदि आपको किसी दूसरे विषय की भी लेसन प्लान चाहिए हो तो आप इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आपको वहां पर ढेर सारी लेसन प्लान देखने को मिल जाएगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आता है सामान्य उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य विषय संबंधित होता है तो यहाँ पर आप हिंदी विषय को ध्यान में रखकर लिखेंगे। सामान्य उद्देश्य में विषय और विषय को पढ़ाने से बच्चों में किन किन चीज़ों का विकास होगा वो सब इसमें लिखना होता है। इसमें मिनिमम आप 4 से 5 पॉइंट लिख सकते हैं या मैक्सिमम 8 से 10 पॉइंट लिखा जा सकता है। तो देखिए, पहला पॉइंट में लिखेंगे छात्रों को व्याकरण के व्यवहारिक पक्ष पर बल देना। दूसरा पॉइंट में लिखेंगे छात्रों के शब्द भंडार में वृद्धि करना। और तीसरा पॉइंट में लिखेंगे छात्रों में शुद्ध भाषा के प्रयोग के लिए व्याकरण के अध्ययन में रुचि विकसित करना। और चौथा पॉइंट में लिखेंगे छात्रों की रचनात्मक वृत्ति को जागृत करना। ठीक है। उसके बाद आता है विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य कुछ ऐसे उद्देश्य जो कि टॉपिक से रिलेटेड उद्देश्य होता है, यानी कि छात्राध्यापक के द्वारा छात्रों को पढ़ाने के बाद छात्रों में क्या क्या बिहेवियर में चेंज आएंगे और उनमें किन किन चीज़ों का विकास होगा वो हमारे विशिष्ट उद्देश्य के अंदर इंक्लूड होते हैं। ठीक है। इसमें मिनिमम आप 3 पॉइंट लिख सकते हैं या मैक्सिमम 4 से 5 पॉइंट लिखा जा सकता है। तो देखिए, पहला पॉइंट में लिखेंगे छात्र वचन की परिभाषा से अवगत हो सकेंगे। दूसरा पॉइंट में लिखेंगे छात्र वचन की पहचान करने में सक्षम होंगे। और तीसरा पॉइंट में लिखेंगे छात्र लिखित, मौखिक तथा वाचन रूप से वचन को बता सकेंगे। ठीक है। उसके बाद लिखेंगे शिक्षण विधि। शिक्षण विधि यानी कि टीचिंग मेथड। इसमें शिक्षक कौन कौन सा शिक्षण विधि प्रयोग कर पढ़ा रहे हैं वो यहाँ पर मेंशन करना होता है। तो देखिए, व्याख्यान विधि, प्रदर्शन विधि और प्रश्नोत्तर विधि इत्यादि। ठीक है। उसके बाद लिखेंगे शिक्षण सहायक सामग्री। इनमें वो सभी सामग्री आते हैं जो शिक्षक पूरे कक्षा यानी पूरा 45 मिनट पढ़ाने के दौरान प्रयोग करता है। जैसे कि देखिए, चौक, डस्टर, शैम्पर, संकेतक, चार्ट पेपर इत्यादि। ठीक है। उसके बाद लिखेंगे पूर्व ज्ञान। इसमें क्या लिखा हुआ है देखिए, बच्चों को हिंदी व्याकरण की सामान्य जानकारी है। उसके बाद आता है प्रस्तावना। प्रस्तावना प्रश्न किसी भी पाठ्य योजना का इंपॉर्टेंट हेडिंग कहा जाता है क्योंकि प्रस्तावना प्रश्न बनाने में सबसे ज़्यादा दिक्कतें आती है। तो प्रस्तावना प्रश्न का फॉर्मेट कैसे होता है देखते हैं। प्रस्तावना प्रश्न का फॉर्मेट 3 कॉलम से बनता है। पहला कॉलम में लिखेंगे क्रम संख्या। दूसरा कॉलम में लिखेंगे छात्र अध्यापक क्रियाकलाप अथवा छात्र अध्यापिका क्रियाकलाप। और तीसरा कॉलम में लिखेंगे छात्र छात्रा क्रियाकलाप। ठीक है। इसमें मिनिमम आप 3 प्रश्न पूछकर प्रकरण निकाल सकते हैं या मैक्सिमम 5 से 6 प्रश्न पूछकर प्रकरण निकाल सकते हैं। ठीक है। इसमें सभी प्रश्नों के क्रम में क्रमबद्धता होनी चाहिए तथा सभी प्रश्न पूर्व ज्ञान के आधारित होनी चाहिए। ठीक है। इसमें छात्र अध्यापक के प्रश्न करने पर जो छात्र छात्रा उत्तर देंगे उसी उत्तर से छात्र अध्यापक पुनः एक प्रश्न करेंगे। ठीक है। तो देखिए, यहाँ पर आपको और अच्छे से समझ में आएगा। क्रम संख्या में 1 लिखेंगे। छात्र अध्यापक पहला प्रश्न करते हैं छात्रों को अंगूर का गुच्छा दिखाते हुए, छात्रों यह क्या है? तो छात्र छात्रा क्या उत्तर देते हैं? उत्तर देते हैं अंगूर का गुच्छा। ठीक है। यहाँ पर देखिए, छात्र छात्रा क्या उत्तर दिए? उत्तर दिए अंगूर का गुच्छा। अब इस शब्द को लेकर छात्र अध्यापक पुनः एक प्रश्न करेंगे। ठीक है। तो देखिए, छात्र अध्यापक दूसरा प्रश्न करते हैं अंगूर का गुच्छा में कितने अंगूर हैं? तो छात्र छात्रा क्या उत्तर देते हैं? तो छात्र छात्रा गिनकर बताएंगे जितने भी अंगूर हैं
35 अंगूर हैं तो 35 अंगूर, ठीक है। उसके बाद छात्र अध्यापक तीसरा प्रश्न करते हैं, 35 अंगूरों से अंगूरों का क्या पता चल रहा है। तो छात्र छात्रा क्या उत्तर देते हैं, उत्तर देते हैं अंगूरों की संख्या, ठीक है। उसके बाद छात्र अध्यापक चौथा प्रश्न करते हैं, वो शब्द जो किसी की संख्या का बोध कराए उसे क्या कहते हैं। तो छात्र छात्रा क्या उत्तर देते हैं, उत्तर देते हैं वचन, ठीक है। उसके बाद छात्र अध्यापक पांचवा प्रश्न करते हैं, वचन के कितने प्रकार होते हैं। तो छात्र छात्रा क्या उत्तर देते हैं, छात्र छात्रा कोई उत्तर दे नहीं पाते हैं और मौन रहते हैं, या फिर जो भी उत्तर देते हैं वो अस्पष्ट उत्तर होता है, यानी कि ये क्या हो जाएगा, समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा, ठीक है। इसका उत्तर छात्र नहीं दे पाएंगे तो कक्षा शिक्षक यानी आपका कर्तव्य है कि आप उस चीज़ को अच्छे से समझाएं बच्चों को। उसके बाद उद्देश्य कथन में लिखेंगे, बच्चों आज हम लोग वचन के बारे विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे, ठीक है। उसके बाद आता है प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण पाठ को हमें सबसे अच्छा बनाना होता है कि जितना भी कंटेंट होता है टॉपिक का वो सब प्रस्तुतिकरण पाठ में रखते हैं, ठीक है। तो प्रस्तुतिकरण का फॉर्मेट कैसे होता है देखते हैं। प्रस्तुतिकरण का फॉर्मेट 4 कॉलमों से बनता है। पहला कॉलम में लिखेंगे शिक्षण बिंदु यानी कि टीचिंग पॉइंट, इसमें हम कौन कौन से पॉइंट कवर करेंगे वो सब लिखेंगे। दूसरा कॉलम में लिखेंगे छात्र अध्यापक क्रियाकलाप अथवा छात्र अध्यापिका क्रियाकलाप यानी कि पुपिल टीचर एक्टिविटी, इसमें क्लासरूम में टीचर क्या क्या एक्टिविटी कर रहे हैं वो सब लिखेंगे। और तीसरा कॉलम में लिखेंगे छात्र छात्रा क्रियाकलाप और चौथा कॉलम में लिखेंगे श्यामपट कार्य, ठीक है। सबसे पहले देखिए शिक्षण बिंदु पर लिखेंगे वचन की परिभाषा और इसके बारे में छात्र अध्यापक जो बताएंगे वो छात्र अध्यापक क्रियाकलाप पर लिखेंगे। तो देखिए क्या बताते हैं, शब्दों के संख्यावाचक रूप को वचन कहते हैं, ठीक है। संज्ञा के जिस रूप से किसी व्यक्ति वस्तु स्थान के एक या एक से अधिक होने का बोध हो उसे वचन कहते हैं। जैसे कि देखिए पुस्तक पुस्तकें, घोड़ा घोड़े, लड़का लड़के, कहानी कहानियाँ इत्यादि, ठीक है। और छात्र छात्रा क्रियाकलाप पर लिखेंगे छात्र छात्रा ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा समझेंगे। और श्यामपट कार्य पर छात्र अध्यापक जो पढ़ा रहे हैं उसे शॉर्ट में लिख दीजिएगा ताकि जो बच्चे ध्यान से सुन रहे हैं उन्हें भी अच्छे से समझ में आ जाए। तो हेडिंग देंगे वचन की परिभाषा और इसमें लिखेंगे शब्दों के संख्यावाचक रूप को वचन कहते हैं। संज्ञा के जिस रूप से किसी व्यक्ति वस्तु स्थान के एक या एक से अधिक होने का बोध हो उसे वचन कहते हैं, जैसे कि पुस्तक पुस्तकें। उसके बाद बोधात्मक प्रश्न पूछेंगे, इसमें छात्र अध्यापक बच्चों जो पढ़ा रहे हैं बच्चों को कितनी समझ में आ रहा है ये जानने के लिए बीच बीच में 1 या 2 प्रश्न करते हैं। तो देखिए प्रश्न करते हैं शब्दों के संख्यात्मक रूप को क्या कहते हैं। तो छात्र छात्रा क्या उत्तर देते हैं, उत्तर देते हैं वचन कहते हैं, ठीक है। उसके बाद विकासात्मक प्रश्न पूछेंगे, इसमें छात्र अध्यापक बच्चों को इसके आगे जो पढ़ाएंगे बच्चों को इसके बारे में जानकारी है या नहीं है ये जानने के लिए 1 या 2 प्रश्न करते हैं। तो देखिए प्रश्न करते हैं हिंदी में वचन कितने प्रकार के होते हैं। तो छात्र छात्रा क्या उत्तर देते हैं, छात्र छात्रा कोई उत्तर दे नहीं पाते हैं और मौन रहते हैं। इसका उत्तर छात्र नहीं दे पाएंगे तो कक्षा शिक्षक यानी आपका कर्तव्य है कि आप उस चीज़ को अच्छे से समझाएं बच्चों को। उसके बाद शिक्षण बिंदु पर लिखेंगे वचन के प्रकार और इसके बारे में छात्र अध्यापक जो बताएंगे वो छात्र अध्यापक क्रियाकलाप पर लिखेंगे। तो देखिए क्या बताते हैं, वचन 2 प्रकार के होते हैं, पहला एक वचन, दूसरा बहुवचन, ठीक है। अब एक वचन और बहुवचन के बारे में थोड़ा सा जानेंगे। तो पहला पॉइंट में लिखेंगे एक वचन। एक वचन किसे कहते हैं, देखिए जिस शब्द से एक संख्या का बोध हो एक वचन कहलाता है, जैसे कि पुस्तक, सड़क, लड़का। और दूसरा पॉइंट है बहुवचन। बहुवचन किसे कहते हैं, देखिए जिन शब्दों से एक से अधिक संख्या का बोध हो उसे बहुवचन कहते हैं, ठीक है। जैसे कि पुस्तकें, सड़कें, लड़के इत्यादि, ठीक है। और छात्र छात्रा क्रियाकलाप पर लिखेंगे छात्र छात्रा ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा समझेंगे। और श्यामपट कार्य पर या चार्ट पेपर के माध्यम से आप इस तरह बनाकर बच्चों को समझा सकते हैं। हेडिंग देंगे वचन के प्रकार और बताएंगे वचन 2 प्रकार के होते हैं, पहला एक वचन, दूसरा बहुवचन, ठीक है। एक वचन में जैसे कि उदाहरण में लिखेंगे पुस्तक, सड़क, लड़का, ठीक है। और बहुवचन में लिखेंगे उदाहरण में जैसे कि पुस्तकें, सड़कें और लड़के इत्यादि, ठीक है। उसके बाद बोधात्मक प्रश्न पूछेंगे, इसमें छात्र अध्यापक बच्चों को जो पढ़ा रहे हैं बच्चों को कितनी समझ में आ रहा है ये जानने के लिए बीच बीच में 1 या 2 प्रश्न करते हैं। तो देखिए पहला प्रश्न करते हैं किताब का बहुवचन क्या होगा।
तो छात्र छात्रा क्या उत्तर देते हैं? उत्तर देते हैं किताबें। ठीक है। उसके बाद छात्र अध्यापक दूसरा प्रश्न करते हैं, सड़क का बहुवचन क्या होगा? तो छात्र छात्रा क्या उत्तर देते हैं? उत्तर देते हैं सड़कें। ठीक है। यहाँ पर हमारा प्रस्तुतिकरण समाप्त होता है। उसके बाद आता है पुनरावृत्ति। इसमें छात्र अध्यापक जो पढ़ा रहे हैं उसे पुनः रिक्रिएशन करेंगे। ठीक है। तो देखिए, वचन की परिभाषा लिखेंगे। शब्दों के संख्यावाचक रूप को वचन कहते हैं। संज्ञा के जिस रूप से किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के एक या एक से अधिक होने का बोध हो उसे वचन कहते हैं। जैसे कि देखिए, पुस्तक, पुस्तक का बहुवचन होता है पुस्तकें। लड़का का बहुवचन होता है लड़के। ठीक है। उसके बाद लिखेंगे वचन के प्रकार। वचन दो प्रकार के होते हैं, पहला एक वचन, दूसरा बहुवचन। ठीक है। उसके बाद आता है मूल्यांकन। मूल्यांकन शिक्षक केंद्रित होता है, यानी कि शिक्षक अपना तथा छात्रों का भी साथ में मूल्यांकन करते हैं कि जो उन्होंने 45 मिनट का क्लास लिया बच्चों को कितनी अच्छी तरीके से समझ में आया ये जानने के लिए इसमें मिनिमम 1 या 2 प्रश्न करेंगे या मैक्सिमम 3 से 4 प्रश्न कर सकते हैं। तो देखिए, पहला प्रश्न करते हैं वचन कितने प्रकार के होते हैं। दूसरा प्रश्न करते हैं एक वचन और बहुवचन में क्या अंतर है। उसके बाद आता है गृह कार्य। गृह कार्य पे ऐसे प्रश्न बनाइए कि बच्चों को घर पे जाकर वो चैप्टर अभ्यास करने का मौका मिले और हमें भी पता चल सके कि बच्चे क्या पढ़ रहे हैं, क्या सीख रहे हैं और अभ्यास के बाद उन्हें क्या डाउट आ रहा है, वह अभ्यास के बाद ही पता चलेगा। इसमें भी मिनिमम 1 या 2 प्रश्न करेंगे या मैक्सिमम 3 से 4 प्रश्न कर सकते हैं। तो देखिए, प्रश्न करते हैं वचन किसे कहते हैं। वचन के प्रकारों को उदाहरण सहित वर्णन कीजिए। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ हमारा आज का लेसन प्लान कंप्लीट होता है। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और ऐसे ही बेहतर वीडियो पाने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि मेरे सारे वीडियो आप तक पहुंचती रहेगी। और हो सके कैसी लगी वीडियो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ही बता सकते हैं।